हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम क्लास 8 साइंस का चैप्टर नंबर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट का पार्ट 10 पढ़ेंगे। इसमें हम स्टोरेज, विनोइंग और एनिमल हस्बेंड्री के बारे में जानेंगे। फार्मर्स विद स्मॉल होल्डिंग्स ऑफ लैंड डू द सेपरेशन ऑफ ग्रेन एंड चाफ बाय विनोइंग। तो इसके बाद जब थ्रेसिंग हो जाती है तो हम क्या देखते हैं कि सीड्स जो है उससे चाफ से थोड़ा बहुत अलग हो जाते हैं और मेजर पार्ट ऑफ चाफ जो हमारा, जिसे हम कहते हैं कि जो फसल का डंठल होते हैं वो अलग हो जाते हैं। लेकिन उसके बाद भी जो बारीक वाला भूसा है, जिसको हम क्या बोलते हैं, हस्क बोलते हैं, वो सीड्स में होते हैं। तो सीड्स से उस हस्क को रिमूव करने की जो प्रोसेस है वो क्या है, विनोइंग है। विनोइंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट टर्म, कई बार आ जाता है। विनोइंग क्या है? तो द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ हस्क फ्रॉम सीड इज़ नोन एज विनोइंग। यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन क्लास 6। आप 6 में ही पढ़ चुके हैं। ये देखिए, एक फ़ैन जैसा कुछ है और जिससे कि तेज़ी से हवा चलती है और जो है हस्क वहाँ से अलग होके क्या करता है, सीड से सेपरेट हो जाता है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं विनोइंग। अब कुछ हमें हार्वेस्टेड फेस्टिवल के बारे में बात करते हैं कि हार्वेस्टिंग फेस्टिवल, क्योंकि हमारे भारतवर्ष में बहुत सारे फेस्टिवल मनाए जाते हैं जो कि क्रॉप के हार्वेस्टिंग पे ही बेस्ड होते हैं। आफ्टर 3 और 4 मंथ ऑफ हार्ड वर्क देयर कम्स द डे ऑफ द हार्वेस्ट। तो 3-4 महीने जब फसल हमारी पूरी तैयार हो जाती है, उसके बाद हम क्या करते हैं, जो किसान लोग होते हैं उस फसल को काटते हैं, हार्वेस्टिंग करते हैं। द साइट ऑफ गोल्डन फील्ड ऑफ स्टैंडिंग क्रॉप लेडन विथ ग्रेन फिल द हार्ट्स ऑफ फार्मर विद जॉय एंड अ सेंस ऑफ वेल बीइंग। तो जब किसान अपने खेत में देखता है कि फसल लहला आ रही है, उसमें बहुत अच्छे दाने लगे हुए हैं, बीज लगे हुए हैं अनाज के, तो वो बहुत क्या होता है, खुश हो जाता है। द एफर्ट ऑफ द पास्ट सीजन हैव बॉर्न फ्रूट एंड इट इज़ द टाइम टू रिलैक्स एंड एंजॉय अ लिटिल। तो जो पिछले 3-4 महीनों से उसने लगातार मेहनत कर रखी है, तो उसका उसको क्या मिलता है, फल मिलता है। फल मिलने वाला होता है तो उससे उसके मन में बड़ी खुशी आ जाती है और थोड़ा रिलैक्स भी हो जाता है कि अगली फसल के लिए मैं थोड़ा कुछ उससे पहले इंजॉय कर लें। द पीरियड ऑफ हार्वेस्ट इज दस ऑफ ग्रेट जॉय एंड हैप्पीनेस। इसीलिए जब फसल कटाई का समय होता है तो उस समय बहुत सारे त्यौहार होते हैं, खुशी का अवसर होता है। इन ऑल पार्ट ऑफ इंडिया, भारतवर्ष के पूरे सभी भागों में, मैन एंड वुमेन सेलिब्रेट इट विद ग्रेट एंथोजिज्म। तो सभी नर नारी जो हैं, जितने भी मैन वुमेन हैं, वो क्या करते हैं, उसको बड़े उत्साह से मनाते हैं। स्पेशल फेस्टिवल एसोसिएटेड विद द हार्वेस्ट सीजन आर, कौन कौन से हैं देखिए। नंबर 1 पोंगल है, साउथ इंडिया में मनाया जाता है पोंगल। बैसाखी नॉर्थ इंडिया का है। होली, दिवाली, नाबन्या एंड बीहू, ये कुछ फेस्टिवल्स हैं। और भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन ये कुछ मेन फेस्टिवल्स हैं जो कि हार्वेस्टिंग के समय मनाए जाते हैं। आइए एक वीडियो की हेल्प से विनोइंग को समझते हैं। थ्रेशर के बाद, थ्रेशिंग करने के बाद हम देखते हैं कि हमारे जो ये पूरा ढेर है, इसमें हम थोड़े थोड़े अभी भी हस्क या चाफ है सीड्स के साथ। अब उसको अलग करना ज़रूरी है। तो उसको अलग करने के लिए हम क्या करते हैं, विनोइंग की प्रोसेस करते हैं। विनोइंग इज यूज टू सेपरेट हैवियर एंड लाइटर कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर बाय विंड और बाय ब्लोइंग एयर। तो आपने कई जगह देखा होगा, इस तरह से हवा जब चलती है तो हम ऊपर से गिराते हैं, जिससे कि जो हल्का वाला चाफ और हस्क होता है वो दूर चले जाता है और जो सीड क्योंकि हैवी होता है वो नीचे आ जाता है। देखिए आप किस तरह से ये 2 बंडल अलग अलग हो जा रहे हैं। तो ये प्रोसेस जो है विनोइंग कहलाती है। जब बड़े स्केल में विनोइंग की जाती है तो हम फैन या अदर मशीन्स का यूज़ करते हैं। छोटे लेवल पर जब हम विनोइंग करते हैं तो हम इस तरह से किसी कंटेनर में रख कर इसको ऊंचाई से गिराते हैं। आप देखिए, इन्होंने सौ और सैंड, रेत और भूसा मिक्स किया हुआ है। उसके बाद जब ये दोनों का मिक्सचर है, तो विनोइंग का काम
इसी तरह से हैवी और लाइटर कंपोनेंट्स जो है उनको सेपरेट करने का होता है। अब जब इस मिक्सचर को हम एयर का यूज़ करते हुए ऊपर से नीचे गिराते हैं तो इसके दो अलग अलग हीप या ढेर हो जाएंगे और ये आपस में सेपरेट हो जाएंगे। देखिए किस तरह से काम करता है। ये देखिए, जो लाइटर पार्ट है वो अलग हो गया, जो हैवियर पार्ट है वो अलग हो गया। तो ये दिस इज़ द प्रोसेस नोन एज विनोइंग। यही प्रोसेस विनोइंग कहलाती है। स्टोरेज स्टोरेज ऑफ प्रोड्यूस इज एन इम्पॉर्टेंट टास्क। तो जो फसल तैयार हो जाती है, अब सबसे बड़ा एक काम उसके बाद क्या होता है कि उसको किस तरह से हम स्टोरेज करें, रखें। इफ़ द हार्वेस्टेड ग्रेन आर टू बी केप्ट फॉर लॉन्गर टाइम, दे शुड बी सेफ फ्रॉम मॉइस्चर, इंसेक्ट्स, रैट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अगर हमें किसी अपने जो अनाज है या फसल उसको लंबे समय तक चलाना है तो हमें उसे किस किस से बचाना होगा। हमें नमी से बचाना होगा, मॉइस्चर, इंसेक्ट से बचाना होगा, कीड़े मकोड़ों से, रैट्स से, चूहे, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनसे बचाना होगा और ख़राब होने से उसे रोकना होगा। हार्वेस्टेड ग्रेन्स हैव मोर मॉइस्चर। तो जो हम फसल काटे रहते हैं उसमें मॉइस्चर होता है, नमी होती है। इफ़ फ्रेशली हार्वेस्टेड ग्रेन्स सीड्स आर स्टोर्ड विदाउट ड्राइंग, दे मे गेट स्पॉइल्ड और अटैक्ड by organisms, making them unfit for use और फॉर जर्मिनेशन। तो जो फसल हम काटते हैं तो उसमें नमी होती है, अगर हम उसको बिना सुखाए सीधे स्टोर कर दें, सीधे संभाल के रख दें, तो उसमें क्या हो सकता है, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म खुद से भी हो सकते हैं जिससे कि वो फसल खराब हो जाती है। Hence before storing them the grains are properly dried in the sun। इसीलिए जब भी हम फसल को स्टोरेज करते हैं उससे पहले हम क्या करते हैं, उसको अच्छे से सुखा लेते हैं। टू रिड्यूस द मॉइस्चर इन दैम, जिससे कि उनके अंदर का मॉइस्चर कम हो सके। दिस प्रिवेंट द अटैक बाय इंसेक्ट, पेट्स, बैक्टीरिया एंड फंजाई। तो इससे क्या होता है, जो इंसेक्ट होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं और फंगस जो उसमें लग सकती है वो नहीं लग पाती क्योंकि मॉइस्चर कम हो जाता है। पहली कुछ सोच रही है, आई सॉ माई मदर पुटिंग सम ड्राइड नीम लीव्स इन एन आयरन ड्रम कंटेनिंग वीट, आई वंडर वाई। तो उसने क्या देखा कि अपनी मम्मी को कुछ उसने सूखी नीम की पत्तियाँ उस कंटेनर में रखते हुए देखा जहाँ पर उनकी मम्मी ने क्या रखा था, गेहूँ रखे थे। तो वो सोचती है कि ऐसा क्यों किया होगा। भाई नीम क्या है, नीम जो है एक इंसेक्टिसाइड है, जिससे कि जो हमारे जो ग्रेन होते हैं, बीज होते हैं, उसमें एकदम से इंसेक्ट नहीं लगते हैं। तो उसकी मम्मी ने इंसेक्ट से बचाने के लिए ड्राई नीम को रखा था। ये आप देखिए ऊपर भारतीय खाद्य निगम लिखा हुआ है और बहुत बड़े बड़े कंटेनर दिख रहे हैं आपको, इनको साइलोज बोलते हैं। और ये साइलोज फॉर स्टोरेज ऑफ ग्रेन, ये क्या कर रहे हैं, ग्रेन को स्टोर करने के काम आ रहे हैं साइलोज। तो इनमें रखा जाता है ग्रेन को सुखाने के बाद। ये देखिए बड़े बड़े बोरों में स्टोरेज ऑफ ग्रेन इन गनी बैग इन ग्रैनरीज। तो बड़ी बड़ी जो गोदाम होते हैं उसमें जूट बैग में इनको रखा जाता है जिससे कि लंबे समय तक चल सकें। फार्मर स्टोर मोर ग्रेन्स इन जूट बैग्स और मेटालिक बिन्स। हाउएवर लार्ज स्केल storage of grain is done in silos and granaries to protect them from pests like rat and insects। तो फार्मर जो छोटे लेवल पर जो काम होता है वहाँ पर तो हम क्या कर सकते हैं, छोटे छोटे ड्रम्स में उनको संभाल के रख सकते हैं। लेकिन जब बहुत बड़े लेवल पर हमें स्टोरेज करना होता है तो वहाँ पर हम क्या यूज़ करते हैं, साइलोज। अभी मैंने आपको दिखाया था साइलोज और ग्रेनरीज, वहाँ पर हम ग्रेन्स को रखा जाता है जिससे कि वो अगले पूरे एक वर्ष के लिए काम आ सकें। और उस वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर उनको पेस्ट यानी कि जो छोटे छोटे फंगस या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उससे बचाया जाता है और इंसेक्ट और कीड़े मकोड़े से बचाया जाता है।
ड्राइड नीम लीव आर यूज फॉर स्टोरिंग फूड ग्रेन्स एट होम। जैसा कि पहले की मम्मी ने किया वही चीज़ यहाँ बताई जा रही है कि ड्राई जो नीम के सूखे पत्ते हैं वो भी यूज़ किए जाते हैं जो स्टोर्ड ग्रेन्स होता है उसको बचाने के लिए। फॉर स्टोरिंग लार्ज क्वांटिटी ऑफ ग्रेन इन बिग गोडाउन्स स्पेसिफिक केमिकल ट्रीटमेंट आर रिक्वायर्ड टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम पेस्ट एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। लेकिन जब बड़े बड़े हम गोदामों की बात करें या ग्रेनरीज की या साइलोज की तो वहाँ पर हम नीम के पत्तियों से काम नहीं चला सकते। वहाँ पर हमें कुछ केमिकल्स और कुछ अलग ट्रीटमेंट करने पड़ते हैं जिससे कि हम जो भी हमारे ग्रेन्स है उसको पेस्ट और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचा सकें और लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए यूज़ कर सकें। ये आप देख सकते हैं बहुत बड़े बड़े स्टोरेज जिनको साइलोज बोलते हैं। इन्हीं में जब हम जो सीड्स है उसका स्टोरेज करते हैं। देखिए कितने बड़े और कितना स्पेस लिए हुए हैं। तो ये है साइलोज। फूड फ्रॉम एनिमल्स एक्टिविटी 1.3 मेक द फॉलोइंग टेबल इन योर नोटबुक एंड कंप्लीट इट। आपको क्या करना है अपनी नोटबुक में इस टेबल को बनाना है और उसको पूरा करना है। अब टेबल में क्या है देखिए सीरियल नंबर फूड सोर्सेस। तो सबसे पहले नंबर 1 फूड क्या है मिल्क। अब मिल्क हमें कहाँ कहाँ से मिलता है? हमें काऊ से मिलता है, बफेलो से मिलता है, शी गोट बकरी से मिलता है और शी कैमल और ऊँट से मिलता है। तो इसी तरह से फूड और दूसरा हमें क्या क्या फूड है जो कि अलग अलग एनिमल से हमें मिल सकते हैं उनके बारे में लिखना है। जैसे कि हम मीट की बात करें अगर हम मीट तो मीट हमें किससे मिलता है? फिश से मिलता है और गोट से मिलता है। तो इस तरह से ऐसे ही हम धीरे धीरे इस टेबल को पूरा कर लेंगे। After completing this table, you must have seen that, like plants, animal also provide us with different kind of food. तो जैसे कि आपने देखा कि जैसे हमें प्लांट से हमें फूड मिलता है उसी तरह से हमें एनिमल से भी फूड मिलते हैं। मैनी पीपल लिविंग इन द कोस्टल एरियाज कंज्यूम फिश एज अ मेजर पार्ट ऑफ देयर डाइट। तो जो कोस्टल एरिया मतलब समुद्र के तटों पर रहते हैं तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि उनकी मेजर डाइट क्या होती है? फिश होती है, मछली होती है। इन द प्रीवियस क्लासेस यू हैव लर्नड अबाउट द फूड दैट वी ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट। तो इससे पहले आपने क्या देखा? बहुत सारे ऐसे फूड देखे क्लास 6 में देखा था आपने कि जो प्लांट से हमें क्या क्या फूड मिलता है। वी हैव जस्ट सीन दैट द प्रोसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन इन्वॉल्व्स अ नंबर ऑफ स्टेप्स लाइक सेलेक्शन ऑफ सीड्स सोइंग एक्सेट्रा। तो अभी आपने इस चैप्टर के शुरू में ही पढ़ा जब हम क्रॉप प्रोडक्शन करते हैं तो हमें बहुत सारे स्टेप्स देखने पड़ते हैं जिसमें क्या था सी सिलेक्शन ऑफ सीड था, सोइंग था, ऐसे ही और बहुत सारे स्टेप्स थे। तो सिमिलरली एनिमल्स रियर्ड एट होम और इन फार्म्स। तो जैसे हम क्रॉप प्रोडक्शन करते हैं उसी तरह से एनिमल को भी हम क्या करते हैं एनिमल रियरिंग करते हैं यानी कि एनिमल्स को हम घरों पर पालते हैं या फिर फार्म्स पे पालते हैं। हैव टू बी प्रोवाइडेड विथ प्रॉपर फूड। अब उनको क्या किया जाता है जब हम उनका पालते हैं तो उनको अच्छा फूड दिया जाता है, शेल्टर मतलब उनको रहने का अच्छा सा जगह दी जाती है, एंड केयर और उनकी केयर की जाती है। व्हेन दिस इज डन ऑन अ लार्ज स्केल इट इज़ कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री। तो जब ये चीज़ बहुत बड़े पैमाने पे की जाती है तो इसको हम एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं। एनिमल्स को फूड के लिए पालना ही एनिमल हस्बेंड्री है। तो आगे पहली क्या बोल रही है? फिश इज़ गुड फॉर हेल्थ। वो बोलती है कि फ़िश जो है हेल्थ के लिए अच्छी होती है। वी गेट कॉड लीवर ऑयल फ्रॉम फिश। हमें फ़िश से क्या मिलता है? कॉड लीवर ऑयल मिलता है विच इज़ रिच इन विटामिन डी। तो कॉड लीवर ऑयल, ये है कॉड लीवर ऑयल, ये किस चीज़ में रिच होता है? विटामिन डी मिलता है इसको, इससे हमको। आइए अभी तक हमने जो पढ़ा उसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज विनोइंग? विनोइंग क्या है? आंसर देखते हैं। द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ हस्क फ्रॉम सीड बाय ब्लोइंग विंड इज कॉल्ड विनोइंग। हस्क को सीड से हम जब एयर ब्लो करके हवा चलाकर अलग करते तो ये प्रोसेस विनोइंग कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 2 नेम सम फेस्टिवल एसोसिएटेड विद द हार्वेस्टेड सीजन। आंसर 2 देखिए होली, बैसाखी, पोंगल, दिवाली, नबन्या, बिहू।
आर सम फेस्टिवल्स एसोसिएटेड विथ हार्वेस्ट सीजन। तो ये कुछ त्यौहार हैं जो कि हार्वेस्ट सीजन से कोरिलेट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, वाई द ग्रेन्स आर ड्राइड इन द सन बिफोर स्टोरिंग दैम। ग्रेन्स को हम धूप में क्यों सुखाते हैं उनको स्टोर करने से पहले? तो आंसर 3 देखिए, फ्रेशली हार्वेस्टेड ग्रेन्स हैव मोर मॉइस्चर देन सो दे मे बी अटैक्ड बाय बैक्टीरिया और अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड डैमेज and may get spoiled if they are stored without drying। तो अगर हम उनको बिना सुखाए स्टोर कर देते हैं तो उनमें जो मॉइस्चर होता है उसकी वजह से उनमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, हाउ आर ग्रेन्स स्टोर्ड इन अ लार्ज स्केल। अनाज को हम बहुत बड़े स्केल में कैसे स्टोर करते हैं? तो आंसर 4 है, द ग्रेन्स आर स्टोर्ड इन साइलोज एंड ग्रेनरीज इन लार्ज स्केल। साइलोज और ग्रेनरीज में इनको रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज़ एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री क्या है? तो आंसर 5 इज़ रेयरिंग ऑफ एनिमल फॉर फूड पर्पज़ इज़ कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री। तो जब हम एनिमल्स को फूड पर्पज़ के लिए पालते हैं तो इसी को हम एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, वाई फिश आर यूज़फुल फॉर हेल्थ। तो फिश हेल्थ के लिए यूज़फुल क्यों है? आंसर 6 इज़ फिश आर न्यूट्रिएंट रिच फूड। फिश में काफ़ी न्यूट्रिएंट्स होते हैं। वी गेट कॉड लीवर ऑयल। हमें फिश से क्या मिलता है? कॉड लीवर ऑयल मिलता है। विच इज़ रिच इन विटामिन डी। और कॉड लीवर ऑयल का क्या फ़ायदा है कि वो विटामिन डी रिच होता है, उसमें काफ़ी विटामिन डी होता है। नीचे देखिए कुछ प्रोसेस दिख रही है, थ्रेसिंग दिख रही है, विनोइंग दिख रही है और साइलोस दिख रहे हैं। तो आप सभी ने क्वेश्चन आंसर देखे। अब आपका काम ये है कि आप इन सब क्वेश्चन आंसर को अच्छे से अपने कॉपी में नोट कीजिएगा और इस पूरे टॉपिक को एक बार दोबारा से पढ़िए। और अगर कहीं पर आपको डाउट लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट लिख के हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आपके सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन दिया जाएगा। तो ये 10th पार्ट के साथ हमारा चैप्टर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट कंप्लीट हो गया। थैंक यू।